नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी साइंस और साइकोलॉजी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था पढ़ाऊंगा, है ना। ठोस अवस्था पढ़ने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। जैसे पहला बिंदु है द्रव्य और पदार्थ किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। द्रव्य पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। मेरे पास ये मार्कर, ये पदार्थ है, ये स्थान भी घेरता है, इसका अपना द्रव्यमान भी है। अगला नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये अवस्थाएं एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो सकती है ताप दाब की परिस्थितियों से। मैंने यहाँ ताप की परिस्थिति लगाई, ठोस को गर्म किया द्रव बनता है, द्रव को गर्म किया गैस बनता है, गैस को वापस ठंडा कीजिए द्रव बन जाएगा, द्रव को फिर ठंडा कीजिए ठोस बन जाएगा। इसका अच्छा सा उदाहरण हम घरों में जानते हैं, बर्फ़ का। बर्फ़ को गर्म कीजिए जल बन जाएगा, जल को गर्म कीजिए जलवाष्प बन जाएगा। ये जो त्रिभुज का निशान लगाया है, ये गर्म करने का निशान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जलवाष्प को फिर ठंडा कीजिए, क्या बन जाएगा? जल, और जल को फिर ठंडा कीजिए बर्फ बन जाएगा। ये तो मैंने आपको ताप की परिस्थिति बनाई, और जो दाब की परिस्थिति वो केवल गैस पर काम करती है, केवल गैस पर, ठीक है। अब कुछ ठोसों के सामान्य लक्षण भी है, जैसे ठोस कठोर और असंपीडी होते हैं, यानी ठोस कठोरता तो होती है, असंपीडी भी होते हैं, यानी आप उसको दबाओगे तो दबेगा नहीं। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं इसको अगर हाथ से दबाऊँ दबेगा नहीं, अगर और ज़्यादा प्रेस करूँगा, कठोरता से करूँगा तो टूट जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं। ठोसों का द्रव्यमान, आयतन, आकार, आकृति निश्चित होते हैं। ठोस जो होंगे उनका द्रव्यमान भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, आकार और आकृति भी निश्चित है। ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व का अर्थ हुआ कण जितने पास पास है, और वैसे अगर साइंस की परिभाषा में कहें तो घनत्व का सूत्र होता है D = m/v। इसकी परिभाषा अगर बात करें घनत्व की, तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा समझने की दृष्टि से देखें तो घनत्व वास्तव में क्या है? कण पास पास है। कण पास पास है, इसका मतलब क्या हुआ? उनके कणों की में दूरियां भी कम है, और दूरियां कम, इसका अर्थ क्या हुआ? उनमें आकर्षण बल भी ज़्यादा है। अब ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घनत्व अधिक है तो दूरियां कम है, दूरियां कम है तो आकर्षण बल भी ज़्यादा है। अगला पॉइंट है, इसी के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम होता है। जो ठोसों की ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसका मान भी कम होता है। इसका अर्थ हुआ कि उसमें कण जो होंगे पास पास होंगे, और पास पास होने से अत्यधिक स्थायी होगा। यदि ऊष्मीय ऊर्जा का मान अधिक हुआ तो कण क्या क्या होंगे? दूर होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितनी ऊर्जा मिलेगी कण दूर होने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम है, यानी कण कैसे हो जाएंगे? पास पास, और उसमें स्थायित्व भी अधिक होगा। अगला है ठोसों के प्रकार। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसको हम अंतर रूप में पढ़ लें तो हम 2 ब्लॉक बनाएंगे, एक में लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, एक में लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय में क्या लिखा? अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित और नियमित, यानी ठोस जिन कणों से मिलकर बना है, जिन अवयवी कणों से मिलकर बना है, उन कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है ना। अब अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? जो अवयवी कण हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं। अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं, है ना। अणु जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो सकता है, परमाणु H, और उस पर कोई आवेश हो प्लस माइनस का, वो क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिनमें कणों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित और नियमित हो, यानी जो कण लगे हुए बिल्कुल निश्चित और नियमित ज्यामिति में लगे हैं, वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। और उसका विपरीत देखिए, अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था अनिश्चित और अनियमित। मैंने जो यहाँ ब्लू और रेड में जो पॉइंट बनाए हैं, गोले बनाए हैं, छोटे छोटे गोले बनाए हैं, ये अव्यवस्थित है, देखो व्यवस्थित नहीं है, और यहाँ देखिए व्यवस्थित है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ठीक। अगला देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है उन्हें हम वास्तविक ठोस कहते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उन्हें हम अतिशीतित या आभासी ठोस कहते हैं। अतिशीतित का अर्थ क्या हुआ? बहुत अधिक ठंडा किया हुआ, बहुत अधिक ठंडा किया हुआ। आभासी मतलब ऐसा आभास होता है ठोस है, लेकिन वो ठोस होते नहीं हैं। अगला देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का अर्थ हुआ कि संपूर्ण क्रिस्टल में व्यवस्था एक समान होती है, यानी अगर मेरे पास कोई बॉक्स हो, उस बॉक्स में अगर देखा जाए, जैसे बोर्ड की बात करते हैं, यानी जो व्यवस्था यहाँ पर है वही व्यवस्था यहाँ पर होगी, वही व्यवस्था यहाँ पर होगी, यानी संपूर्ण बोर्ड में जो कणों की व्यवस्था है वो एक जैसी होगी, उसे कहेंगे हम दीर्घपरासी। और लघुपरासी किसे कहेंगे? संपूर्ण क्रिस्टल में व्यवस्था अलग अलग, यानी यहाँ कणों की व्यवस्था अलग है, यहाँ कणों की व्यवस्था अलग है, फिर यहाँ अलग है, यानी पूरे क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था कैसी होगी? अलग अलग होगी। इनके कलनांक निश्चित और तीक्ष्ण होंगे, यानी फिक्स बिंदु होगा जहाँ पर ये पिघलना स्टार्ट करेंगे, है ना।
और इनके गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण नहीं होंगे। ठीक है, इनमें विषम देशिता का गुण पाया जाता है, यानी भौतिक गुण इनके अलग अलग होते हैं। यानी अगर इस पर कोई प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण, ऑप्टिकल वेव अगर गिराई जाए तो उनके मान सभी दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक वेवलेंथ यहाँ से एक प्रकाश पुंज किरण डालता हूँ, तो देखो ये ब्लू लाइन के पास आ रही है, अगर अगली डालूँ तो वो लाल लाइन के पास आ रही है, अगर ऐसे डालूँ तो एक लाल और एक कैसा आ रहा है, लाल और एक ब्लू आ रहा है। यानी सभी दिशाओं में मान कैसे हो रहे हैं, अलग अलग, इसलिए इनकी जो भौतिक गुण है वो भी अलग अलग मिलेंगे। ठीक, अपवर्तनांक हुआ, गलनांक हुआ, इस प्रकार से। और इनके जो भौतिक गुण है वो सभी जगह कैसे होंगे, एक समान होंगे। इसको कहते हैं समदेशिकता। देखिए, क्योंकि अगर इनमें देखो व्यवस्था तो अलग अलग है, व्यवस्था कैसी अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर कोई वेवलेंथ डाली जाए तो कुल मान एक जैसे मिलेंगे। जैसे ये समझ लीजिए 2 और 5 7 होते हैं और 5 और 2 भी 7 होते हैं, तो व्यवस्था एक जैसी है, अलग अलग है, लेकिन कणों के इनके मान कैसे होंगे, एक जैसे मिलेंगे, इसलिए उसको कहते हैं समदेशिकता। इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, यानी अगर ताप और समय में ग्राफ बनाया जाए और इनको ठंडा किया जाए तो क्रिस्टलीकरण की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो रही है, क्रिस्टलीकरण की क्रिया वो आपको बिंदु आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए ए से बी पहुँचे, ताप गिर रहा है, लेकिन बी से सी में ताप स्थिर है, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय की बात करें तो इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं, सतत होते हैं। यहाँ पर कहाँ पर इनकी क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई आपको पता नहीं लगेगा, यानी ये ग्राफ कैसे होते हैं, सतत होते हैं। अगला देखिए, इनके गलन ऊष्मा का मान कैसा होता है, उच्च और निश्चित होता है ना, और इनके गलन ऊष्मा का मान निम्न और अनिश्चित होता है। और चाकू से अगर काटेंगे, अगर ऐसे जो क्रिस्टलीय ठोस है इनको चाकू या किसी धारदार हथियार से काटेंगे तो विदलन कैसा होगा, नियमित होगा, और जो सतह मिलेगी वो चिकनी और सपाट मिलेगी। जैसे ये पेन है, ये तो प्लास्टिक है, लेकिन अगर ठोस हुआ, कोई क्रिस्टलीय ठोस हुआ तो काटेंगे तो सतह कैसी मिलेगी, आपको एक जैसी। देखो मैंने डायग्राम बनाया है, अगर मैंने इसको यहाँ से काटा तो ये एक जैसी सतह प्राप्त हुई, लेकिन अगर यही अक्रिस्टलीय ठोस हुआ तो मैं काटना जैसे चाहूँगा काटेगा नहीं, और नीचे जैसे यहाँ से इसको काटना चाहा मैंने और इधर कट गया, जो सतह मिलेगी वो कैसी होगी, खुरदरी होगी, और जो विदलन होगा वो कैसा होगा, अस्पष्ट और अनियमित होगा। ठीक है, यूँ समझ लीजिए आप, ये मोम जो होता है ना घरों में, मोमबत्ती, उसको आप काटिए, तो काटेंगे तो आप काटना ऐसा चाहेंगे इधर कट जाएगी, वो मोम भी इसका उदाहरण ले सकते हैं आप। इसके उदाहरण है कांच, प्लास्टिक, रबर, अक्रिस्टलीय के, और क्रिस्टलीय के सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, NaCl, ग्रेफाइट, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार जो बनाए गए वो अंतराणुविक बलों की प्रकृति के आधार पर, यानी अणुओं के मध्य जो बल है, जो बंध है, उनके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार बनाए गए। 4 प्रकार बनाए गए, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे आणविक ठोस की। अब इसमें लिखा है आणविक ठोस, यानी इसमें अवयवी कण क्या हो गया, अणु हो गया। इसमें जो अवयवी कण क्या है, अणु है। अब इसमें भी अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर या बंधों के आधार पर ये पुनः 3 प्रकार के हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब इसमें ध्रुवीय आणविक ठोस लिखा है, ये ध्रुवीय शब्द का क्या अर्थ है, ध्रुवीय शब्द का अर्थ है कि बंध में ध्रुवणता है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं HCl का, HCl एक ध्रुवीय अणु है। कैसे, इस Cl की विद्युत ऋणता अधिक है, Cl की विद्युत ऋणता अधिक है। अब ये विद्युत ऋणता किसे कहते हैं, ये आपने 11 में पढ़ा था, तीसरे पार्ट में आवर्त सारणी वाले के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। विद्युत ऋणता किसे कहते हैं, कि जो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करे, है ना। विद्युत ऋणता क्या है, कि सहसंयोजक बंध में उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। तो ये बंध कैसा है, सहसंयोजक है। इसमें Cl अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस पर आ जाएगा माइनस डेल, इस पर आ जाएगा प्लस डेल। ठीक है, तो ये इसमें 2 ध्रुव बन गए, इसलिए ध्रुवीय अणु, 2 ध्रुव बन गए ना, ये ध्रुवीय अणु। और सहसंयोजक इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो H का और एक इलेक्ट्रॉन Cl का, दोनों ने साझा करके बंध बनाया, इसलिए सहसंयोजक। तो सहसंयोजक बंध में उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। इसमें Cl अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए इस पर माइनस डेल, इस पर प्लस डेल। और ये आंशिक ऋणावेश और ये आंशिक धनावेश, ये पूरा नहीं, अगर ये पूरा टूट जाता है तो प्लस आ जाता है, ये पूरा नहीं टूटा, केवल हल्का सा इलेक्ट्रॉन को खींचा है। ये ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय, इससे जो ठोस बनेगा वो ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे, यानी इसमें अणु कैसे होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। ध्रुवीय आणविक ठोस में अणु कैसे होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। और
अणुओं के परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध, ये देखो मैंने अभी बताया था सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बना है, ठीक है। और ये जो अणु होते हैं, आणविक ठोस होते हैं ध्रुवीय वाले, ये नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके कुल म्यू का मान शून्य नहीं होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। ये म्यू क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये दो ध्रुवों के लिए आघूर्ण होता है। ये भी आपने 11 में पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। ये इसके कारण क्या होती है? इसमें ध्रुवणता है। अगर ये 0 हो जाता तो ध्रुवणता नहीं रहती, लेकिन ये 0 नहीं है, इसलिए ये ध्रुवीय अणु है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? HCl और SO2। अगला देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें अध्रुवीय लिखा है, यानी इस बंध में ध्रुवणता नहीं है। हम इसका एग्जाम्पल ले लें H2 का। H2 को अगर लिखा जाए तो H और H ऐसे लिखा जाएगा, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा परमाणु नहीं जो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करे, यानी इसमें दो ध्रुव नहीं बनेंगे, यानी यह अध्रुवीय अणु है, ठीक है। ये कैसा अणु है? अध्रुवीय अणु है। इसलिए इस अध्रुवीय आणविक ठोस के अणु कैसे होंगे? अध्रुवीय होंगे। और अणुओं के मध्य, अच्छा, इसमें अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध है। अणुओं के मध्य जो वान डेर वाल्स बल होता है वो अणुओं के मध्य होता है, परमाणुओं के मध्य नहीं, अणुओं के मध्य। यानी H2, एक तो H2 ये रहा, एक H2 अगर और भी हो, जैसे और भी ये H2 बना है, ये H2 बना है, तो इन अणुओं के मध्य जो बंध है वो कैसा है? दुर्बल है, दुर्बल अणुओं के मध्य, ठीक है। चलिए, और ये भी विद्युत के नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके म्यू का मान कैसा होता है? 0। इसी कारण से यह ध्रुवीय है, यानी किसी ने भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, इसलिए कोई ध्रुवणता नहीं आई, कोई प्लस माइनस नहीं आया, इसलिए इनकी म्यू का मान क्या है? 0। एग्जाम्पल H2Cl2, ये S मतलब सॉलिड, ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब इसमें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस यानी ठोस तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन बंध है। अब हाइड्रोजन बंध यानी अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। और हाइड्रोजन बंध कहाँ होता है? हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। यानी ये अधिक विद्युत परमाणुओं से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसमें हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है। और ये विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। इनके गलनांक कैसे अधिक होते हैं? गलनांक अधिक होने का कारण क्या है? इनमें हाइड्रोजन बंध जो है वो अतिरिक्त बंध है। वो कैसा बंध है? अतिरिक्त, यानी वो जो अणुओं के मध्य बंध तो बन रहा है वो तो है ही है, इसके अलावा हाइड्रोजन बंध क्या होगा? अतिरिक्त होगा। इसलिए आपको ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए उसका गलनांक कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और इनके म्यू का मान क्या है? 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी म्यू का मान 0 नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक विद्युत परमाणु उपस्थित है, इसलिए इनके म्यू का मान 0 नहीं होगा। H2O, NH3 इसके अन्य उदाहरण हैं। अब ये हाइड्रोजन अतिरिक्त बंध कैसे बनाता है, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल होगा, मैं H2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, H2O का। देखिए, ये मैंने H2 का एक अणु बनाया है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की विद्युत क्या अधिक है, यानी ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से अधिक ध्रुवीय है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस डेल, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस डेल। अच्छा, ये जल का एक ही अणु तो नहीं है, इसमें और भी अणु है, तो हमने एक अणु और बनाया जल का। ये जल का अन्य अणु है, यहाँ पर भी माइनस डेल और प्लस डेल। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इस आकर्षण को ही कहेंगे हाइड्रोजन बंध, ठीक है। यानी ये बंध अतिरिक्त बन गया, इसलिए आपको ऊर्जा अधिक लगानी पड़ेगी, और इसी कारण से इनके गलनांक क्या होंगे? अधिक होंगे। और इलेक्ट्रॉन इनके पास कोई बचा ही नहीं, इसलिए विद्युत के कुचालक होंगे। और इनकी म्यू का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें प्लस माइनस आ रहे हैं, ये ध्रुवणता दर्शा रहे हैं, ये प्लस माइनस, इसलिए म्यू का मान 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल H2O, NH3 आदि इसके उदाहरण है। आणविक ठोसों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। और ये जो आयन होते हैं वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से विभिन्न विन्यासों में बंधे होते हैं, अलग अलग विन्यास में बंधे होते हैं। ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। कठोर तो होता ही है, क्योंकि आयनों के मध्य क्या होता है? प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए कठोर होते हैं। और भंगुर प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? जैसे आपने वो देखा होगा, गैस के ऊपर जो स्टैंड होता है ना, तो वो अगर उसको नीचे गिराओ तो टूट जाता है, इसका मतलब वो भंगुर प्रकृति का है ना, ठीक है। अगला है, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और द्रवित अवस्था में सुचालक। आपने 10th में पढ़ा था, जब नमक जो होता है, नमक NaCl, उसको उसकी ठोस अवस्था में हम अगर उसमें धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन यदि उस NaCl को जल में घोल लें और जल में घोलने के बाद अगर धारा प्रवाहित करें तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। क्यों? इसका कारण क्या है कि NaCl जो होता है वो टूट जाता है Na+ और Cl- आयनों के कारण। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं।
ठोस में तो कुचालक और द्रवित में सुचालक होते हैं, क्योंकि आयन मुक्त, ये लिखा मैंने आगे, मुक्त आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होने के कारण। इसके एग्जाम्पल NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। अगला है धात्विक ठोस। अब जैसा नाम है धात्विक ठोस, तो इसमें धातु है, लेकिन धातु किस रूप में होता है? आयन के रूप में होते हैं। तो इसमें अविविकर्ण है तो आयन ही है, लेकिन व्यवस्था कैसी है? इलेक्ट्रॉन से घिरा धनायनों का व्यवस्थित समूह, यानी धनायन जो है इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? मुक्त होते हैं और विस्थानीकृत होते हैं, यानी वो आसानी से उस जहाँ उसकी जो सतह है उसमें आसानी से घूम सकते हैं, उसको कहते हैं विस्थानीकृत, ठीक है। और ये भी कठोर होते हैं, धातु तो कठोर होती है। ये भी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और इनमें धात्विक चमक और रंग उपस्थित होता है। इन दोनों पॉइंट का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और धात्विक चमक और इनमें रंग होता है, ठीक है। दूसरा, ये अत्यधिक आघात वर्धनीय होते हैं, यानी पीट के इनके चद्दर बना सकते हैं, टेन में पढ़ा था आपने। और तन्य होते हैं, यानी इनके पतले तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, टेन में पढ़ा था ना आपने। चलिए, इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, मैग्नीशियम, ऑरम, Fe मतलब सोना और चांदी, ये लोहा, Fe मतलब लोहा। अब है सहसंयोजक ठोस। अब जैसा है सहसंयोजक ठोस लिखा है ना, तो इसमें अविविकर्ण क्या हो गए? परमाणु। और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? विशाल अणु या नेटवर्क ठोस, यानी बहुत बड़ा अणु बन जाएगा विशाल, इसलिए इसको नेटवर्क, जाल वाला ठोस भी बोलते हैं, ठीक है। ये अत्यधिक कठोर होते हैं। इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका अपवाद है, होते कठोर है लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है। इनके गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि ये कठोर होते हैं, इसलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। इसको हम अगर थोड़ा सा अगर ग्रेफाइट और हीरा और ग्रेफाइट की बात करेंगे, तो देखिए आप, ये जो ग्रेफाइट है ना, तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? परतीय संरचना होती है। कैसी होती है? परतीय संरचना। और ये परतें एक दूसरे पर आसानी से खिसक सकती है, इसी कारण से ये कैसा होता है? मुलायम होता है। वैसे कठोर होते हैं ये, लेकिन ये परतीय संरचना एक दूसरे पर आसानी से खिसक सकती है, इसलिए कैसा होता है? ये मुलायम होता है। दूसरा, ये विद्युत का कुचालक है। क्यों? कार्बन की विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद ग्रेफाइट, ये सुचालक होता है। अब देखिए कुचालक, इसी से इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हीरा लेते हैं। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से चतुष्फल की व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से चतुष्फल की रूप से व्यवस्थित रहता है। अब देखिए, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बंद में काम आ गए तो इनके पास मुख्य इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, एक कार्बन, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त बच जाएगा, इसलिए ग्रेफाइट तो होता है सुचालक और हीरा होता है कुचालक। और कठोरता का कारण भी हम यहीं से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हीरे में क्या होता है? एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से चतुष्फल के रूप से जुड़ा रहता है। अब इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, जिससे एक गुथी हुई संरचना हो जाएगी। और इस गुथी हुई संरचना के कारण क्या होता है? हीरा कठोर होता है ना। हीरा कठोर क्यों है? क्योंकि एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से चतुष्फल के रूप से जुड़ा रहता है, और वो सभी एक दूसरे क्या बनाते हैं? गुथी हुई संरचना बना देते हैं, और इसी कारण से हीरा कठोर होता है। जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक परतीय संरचना के रूप में जुड़ा रहता है। ये परतें आसानी से एक दूसरे पर क्या होती है? फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन जुड़ा रहता है, इसलिए प्रत्येक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।